गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में, जो 1798 टू 1805 तक इंडिया में रहे। इनके सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम था रिचर्ड कॉलेय वेल्लेस्ली, ठीक है, जिनको बंगाल टाइगर भी बोला जाता था। इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को, हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया इन इंडिया में, और उन्होंने राजपूत जो स्टेट्स थे उनको अनेक्स किया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे हुई, ट्रीटी ऑफ बैसीन 1802 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, एंड ऑफ फ्रेंच एम्बिशियस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया एट कोलकाता, इन्फेंटिसाइड रेगुलेशन, और 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। बट आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस के बारे में अगर हम बात करें सब्सिडरी अलायंस, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। एक्चुअली क्वेश्चन इसमें भी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ सब्सिडरी अलायंस, क्या होता है, फीचर्स क्या हैं उसके, स्टेजेस क्या रही है डेवलपमेंट की, और इससे एडवांटेजेस क्या मिली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी को। राइट, तो शुरू करते हैं। सब्सिडरी अलायंस, व्हाट इज़ दिस। एक्चुअल में क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अ पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन टू कंसोलिडेट the administration in India. They focused on capturing as many as powerful as possible under their control. कि वो चाहते थे, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी कंसोलिडेट किया जाए ब्रिटिश एम्पायर को इन इंडिया, ठीक है। तो वो कैप्चर करना चाहती थी as many as powerful as possible under their control. तो 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे लॉर्ड वेल्लेस्ली को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर, राइट। उनको तो एक्चुअल में क्या था, लॉर्ड वेल्लेस्ली also wanted to focus on his political goal using subsidiary alliance, कि वो अपने पॉलिटिकल गोल को अचीव करना चाहते थे। उनको फोकस किया, मेनली फोकस किया उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को, राइट। अंडर दिस सिस्टम क्या था, द रूलर वर कंपेल्ड, जो भारत के रजवाड़े थे, अलग अलग रूलर थे, they were compelled to accept the permanent dominance of the British force, राइट। क्या था कि इस पॉलिसी के तहत, या हम कह सकते हैं दिस ट्रीटी वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश विद ऑलमोस्ट एवरी नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। अ डिवाइस ऑफ इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये क्या था, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस डिवाइस क्या करता था, ये जो था डिवाइस फॉर इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट control and British hegemony on Indian states, राइट। तो गवर्नर जनरल थे हमारे जो लॉर्ड वेल्लेस्ली, उन्होंने इसको फाइनल शेप दिया। वैसे जो सब्सिडरी अलायंस है, जो ये टर्म है, ये फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लिक्स, याद रखना कि जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लिक्स, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी, सब्सिडरी अलायंस वाली। बट इसके ऊपर मेन फोकस किसने किया, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था, जो इस पॉलिसी का मेन एम था वो क्या था, जो मेन एम था, टू सब्जुगेट इंडियन पावर विदाउट द कॉस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ वॉर, राइट। जो एम था इनका, जो मेन एम था वो क्या था, कि वो क्या चाहते थे, जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको क्या कर लिया जाए, सब्जुगेट कर लिया जाए, मतलब इंडियन पावर को विदाउट
without what? The cost and operation of war, राइट। और होता क्या था इसके अंदर, अगर हम बात करें इस पॉलिसी के अंदर था क्या? अंडर दिस सिस्टम, याद रखना, अंडर दिस सिस्टम द इंडियन रूलर हैड टू इंस्टॉल द कंपनी ट्रूप्स। मतलब कि इसमें क्या था, जो इंडियन रूलर्स थे दे हैड टू इंस्टॉल किसको? कंपनीज ट्रूप्स को, राइट। कंपनीज के ट्रूप्स को क्या करना था? इंस्टॉल करना था अपने कोर्ट में, राइट। और क्या था इसमें? एंड दे हैड टू पे all the expenses. They had to pay all the expenses to operate the troops, right। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसका मेन एम क्या था? इंडियन स्टेट्स को सब्जुगेट करना विदाउट कोस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ वॉर। और इसमें क्या था? इंडियन रूलर दे हैड टू इंस्टॉल कंपनीज ट्रूप इन देयर कोर्ट एंड पे ऑल द एक्सपेंसेस टू ऑपरेट द ट्रूप्स। ये किनको करना? इंडियन रूलर को, ठीक है। अगर हम वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस, अगर हम इस पे वाई के एस्पेक्ट पे जाएं, वाई इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? नेपोलियन को आप जानते हो, नेपोलियन बोनापार्ट। तो अगर हम बात करें एमिनेंट डेंजर फ्रॉम द फ्रेंच बिकॉज ऑफ नेपोलियन वॉर एंड इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट टूवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो नेपोलियन वॉर था, ठीक है, जो फ्रेंच की तरफ से आ रहा था, उनको ये डर था कहीं वो इंडिया की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें था क्या, आगे हम पढ़ते हैं। अंडर द सिस्टम ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द नेटिव स्टेट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी वुड एज्यूम रिस्पॉन्स, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ की बात करें। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी would assume responsibility of native states from internal and external डेंजर्स, कि आपको हम बाहरी और आंतरिक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बदले नेटिव स्टेट को करना क्या था, ठीक है। इसमें क्या था? द नेटिव स्टेट आल्सो नीड टू गिव अप, जो यहाँ पे लिख देते हैं, जो नेटिव स्टेट्स थे, ठीक है, उनको गिव अप करना पड़ता था। क्या गिव अप करना पड़ता था? उनको गिव करना देयर क्लेम ऑन, किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर, मतलब उनकी खुद की आर्मी नहीं। और डिप्लोमेसी, मतलब वो किसी से डिप्लोमेटिकली नहीं वो बातचीत कर सकते। अगर कुछ करना था तो परमिशन लेनी पड़ती थी, किसकी? ब्रिटिश एम्पायर की, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ओके। मतलब क्या था कि इसमें क्या था, याद रखना, सरेंडर देयर फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल क्लेम ऑन अदर इंडियन पावर्स, दे हैड टू एक्सेप्ट intermediation of East India Company, all foreigners are to be removed from the service of the state, ठीक है। और contingent of British troop is to be sanctioned in the capital of the native state at the cost of native state themselves. The troop will be under command of East India Company and native troops were disbanded.
मतलब क्या था कि इसमें डिफेंस, डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल अफेयर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसबैंडेड हो जाते हैं। इसके ऊपर किसका क्लेम आ जाता है, कौन क्लेम करेगा, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो अगर हम बात करें अब इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, द इम्पैक्ट ऑफ अलायंस वॉज ह्यूज इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन प्रोविंशियल रूलर। उन्होंने क्या हुआ, वो वीकेंड हो गए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। इकॉनमी को अफेक्ट किया, पॉलिटिकल सिस्टम तो अफेक्ट हुआ ही हुआ, इकॉनमी को भी अफेक्टेड हुई, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोकस क्या कर रही थी, इंडियन रूलर टू साइन द ट्रीटी एंड बिगिन इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम। वो ट्राई कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, इंटरफेयर करें किसमें, इंडियन स्टेट की पॉलिटी में, राइट। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से स्टेट थे या फर्स्ट स्टेट क्या था, कौन सा स्टेट था जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट किंगडम था टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, ठीक है, और बाद में सबने भी ज्वाइन किया, सबसे पहले आया अवध। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले आया अवध, फिर आया हैदराबाद। अगर मैं सीक्वेंस में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ सीक्वेंस पे, एक हैदराबाद, मैं चलो ईयर लिख देता हूँ साथ में। हैदराबाद आया 1798 में, फिर उसके बाद मैसूर 1799 में आया, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें द रूलर ऑफ तंजौर भी थे, वो अक्टूबर 1799 में आया। चलो मैं लिख देता हूँ, द रूलर ऑफ तंजौर अक्टूबर 1799 में आया, ठीक है। उसके बाद ये अगर हम बात करें पेशवा भी इसमें आए थे 1801 में, ठीक है। और इसके अलावा जो मेनली अवध था 1801 का था, वो पेशवा 1802 में, 1802 में, ठीक है। गायकवाड़ भी आए थे इसमें, याद रख लेना, गायकवाड़ 1803 में, ठीक है। राजपूत स्टेट, जो राजपूत स्टेट थे वो कब आए, 1818 में, ठीक है। तो ये सब इसमें आते रहे। और लॉर्ड हास्टिंग थे जो उस टाइम पे आए थे, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, जयपुर, ये सारे, ठीक है। और बाद में लास्ट इसमें होलकर भी आए थे, ठीक है, ये भी 1818 में थे, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में भोंसले राजा ऑफ बेरार थे, दिसंबर 1803 में आए थे। सिंधिया भी आए थे फेब 1804 में, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो अभी हमने बात बोली थी जो एक्सपेंसिव थे उनको कौन मीट कर रहा था। तो याद रखना जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ट्रूप्स था वो किसके पास, वो कौन उनको कौन संभाल रहा था, तो किसको देने पड़ रहे थे, वो सारे के सारे नेटिव स्टेट को, राइट। अगर वो नहीं है तो सरेंडर अ टेरिटरी, राइट, उनको टेरिटरी भी सरेंडर करनी पड़ सकती थी। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इफ़ द स्टेट डजंट हैव मनी टू पे, तब क्या होगा। एक्चुअल में क्या था कि दोनों को मतलब वहाँ पे ऑप्शन थे, अगर आप मनी नहीं दे सकते तो टेरिटरी दे दीजिए अपनी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो अपॉइंट किए थे नेटिव स्टेट के कोर्ट में, हु वाज नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द नेटिव स्टेट, मतलब ऐसा कहने की बात थी। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ इसका। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो इसमें स्टेज 1 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो लैंड ट्रूप्स टू द फ्रेंडली इंडियन स्टेट। स्टेज 2 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रेंडली इंडियन स्टेट विल फाइट फॉर द कॉमन कॉजेज, इन रिटर्न नेटिव स्टेट विल प्रोवाइड देम विद मनी। मतलब पहले क्या था, पहले फर्स्ट स्टेज में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रूप्स को फ्रेंडली स्टेट्स में रखा, फिर उसके बाद
सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रेंडली जो इंडियन स्टेट थे उन दोनों ने मिलकर कॉमन कॉज के लिए फाइट किया। उसके रिटर्न में क्या हुआ, नेटिव स्टेट विल प्रोवाइड देम विद मनी। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क नो टू सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर नेटिव स्टेट, नाउ ओनली मनी इज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, द सोल्जर ऑफ ईस्ट इंडिया विल फाइट। अगर आप पैसा दोगे, मतलब अब पहले क्या था, एज अ फ्रेंड काम हो रहा था, बट अब अगर आप पैसा दोगे तभी हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेज 4 की, स्टेज 4 में क्या हुआ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिफेंडिंग इंडियन लाई स्टेशनिंग ऑफ द सब्सिडरी फोर्स, नो मनी रिक्वायर्ड, लैंड टेरिटरी शुड बी गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। अब किसकी बात आएगी, मनी रहन दो, अब क्या करो, लैंड या टेरिटरी जो भी आपकी वहाँ पे टेरिटरी है जो आप देना चाहते हो वो हमें दो, क्या करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। मतलब फ्रेंडली से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे बात है, टेरिटरी एक्वायर्ड करने के लिए। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हुई सब्सिडी अलायंस की, सब्सिडी अलायंस की अगर बात करें, हाउ डिड द कंपनी बेनिफिटेड फ्रॉम द सब्सिडी अलायंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना जो सब्सिडी अलायंस था वो पहले तो क्या था, रिलीव्ड फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट ऑफ द फ्रेंच एज इंडियन स्टेट विच एक्सेप्टेड सब्सिडी अलायंस वुड नॉट टू एटलीस्ट एम्प्लॉय यूरोपियन एनिमी ऑफ द कंपनी। मतलब ये क्या था कि एक हिसाब से अब क्या था कि ये किसके डोमिनेंस में आ गए थे, ब्रिटिश के डोमिनेंस में आ गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस में। तो उनको जो फ्रेंच लोगों का वो था थ्रेट था वो थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। और कैसे कम हुआ था कि अब उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन नेटिव स्टेट थे उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी क्या कर दी थी, सरेंडर कर दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या था, दे आर नॉट अलाउड टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, हमने बात की थी, राइट। और क्या हुआ, एक्सपांशन ऑफ कंपनीज मिलिट्री एम्पायर। अब आर्मी ने हर एक पॉसिबल टेरिटरी में हम कह सकते हैं एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री उन्होंने मिलिट्री अपने जो मिलिट्री कैंप्स थे, मिलिट्री स्टेशन, उनको इस्टेब्लिश कर लिया था। कहाँ पे, एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, नज़र रख सकें किस पे, अपने एनिमीज पे, राइट। तो ये सब्सिडी अलायंस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ इन सेज एकेडमी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।